चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 4 शुरू करें ना, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग। अब एक ये नया टॉपिक हम लोग शुरू करें। हम लोग ओसी में इस पार्ट में हम लोग देख रहे हैं मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस। चैप्टर 1 से हमने शुरू किया है कि भाई मैनेजमेंट मतलब क्या और उसके फंक्शंस कौन कौन से। मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस किए जाते हैं ये हमने पहले चैप्टर में देखे थे, और नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर से उसे हम लोग शुरू कर रहे थे, कि जिसमें थर्ड चैप्टर में हमने मैनेजमेंट का पहला काम प्लानिंग के बारे में समझा था कि कोई भी बिजनेस का अगर परफेक्ट मैनेजमेंट करना हो तो सबसे पहले प्लानिंग ज़रूरी है, कि भाई परफेक्ट प्लानिंग हो तो ही आगे के स्टेप्स होते हैं। उसे परफेक्ट प्लानिंग उसे कहते हैं कि भाई फ्यूचर में कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, ये सब एडवांस में डिसाइड करना उसे प्लानिंग कहते हैं ना, बरोबर ना। फ्यूचर में कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, वो एडवांस में डिसाइड कर लेना, इसे ही प्लानिंग कहते हैं। और जब बिजनेस में परफेक्ट प्लानिंग हो जाए ना, तो प्लानिंग के बाद ही फिर सेकंड फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। बिजनेस का सेकंड फंक्शन हमेशा प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या? ऑर्गेनाइजिंग मतलब ये डिसाइड करना कि जो भी काम करने हैं ना, बिजनेस में जितने भी काम करने हैं, वो कौन सा काम कौन कौन करेगा, कौन सा काम कौन सा पर्सन करेगा, ये डिसाइड करना, तो उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ये सबसे सिंपल बेसिक मीनिंग कि बिजनेस में कौन सा काम कौन सा इंसान करेगा, मतलब उस इंसान के पास कैसी क्वालिटी होनी चाहिए जो वो काम कर सके। तो ऐसे लोगों को डिसाइड करना या कितने लोगों की ज़रूर पड़ेगी वो डिसाइड करना, तो उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अगर ऑर्गेनाइजिंग को सबसे सिंपल समझना हो ना, सबसे सिंपल समझना हो ना, तो एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल का। किसी का भी कोई भी जो है वो अगर स्कूल हो, फिर ये कॉन्सेप्ट इसमें इनके हिसाब से कॉन्सेप्ट फिर समझाता हूँ। पहले जो है एक नॉर्मल एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे स्कूल होता है। भाई कोई ट्रस्टी ने जो है वो स्कूल शुरू करने का सोचा उसने कि भाई मुझे एक स्कूल तैयार करना है, ठीक है। भाई उसे स्कूल तैयार करना है तो पहले उसने प्लानिंग की, परफेक्ट मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग की। भाई स्कूल तैयार करने के लिए अंदर कितने स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या क्या होगा, कैसे स्कूल तैयार करना है, क्या मेरा गोल होगा, एक साल में कितना जो है वो मुझे कंप्लीट करना है वर्क, ये सब उसने परफेक्ट पहले प्लानिंग कर ली। कौन सा काम कब करना है और कैसे करना है, ये प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग के बाद वो ट्रस्टी बैठकर सोचता है कि भाई मुझे जो स्कूल चलाना है, तो उस स्कूल चलाने के लिए कितने लोगों की ज़रूर पड़ेगी, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी पूरा स्कूल चलाने के लिए। भाई जैसे जो है वो 1 to 12 तक के स्टैंडर्ड्स हैं, हर स्टैंडर्ड में तीन तीन जो है वो डिविजन्स हैं, बराबर ना। भाई 12th A B C, ऐसे हर स्टैंडर्ड में तीन तीन डिवीजन होंगे या दो होंगे, जो भी हो। भाई ट्रस्टी बैठकर सोच रहा है कि भाई इतना बड़ा काम है, 1 to 12 तक के स्टैंडर्ड्स, हर स्टैंडर्ड्स में जो है वो थ्री थ्री डिविजन्स, हर डिवीज़न के पहले तो क्लास टीचर होंगे, मतलब 12 3 36, तो पहले क्लास टीचर चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट टीचर अलग, कि अगर कोई स्पेशल सब्जेक्ट टीचर चाहिए तो वो अलग, जैसे आपके स्कूल में भी होता है अकाउंट पढ़ाने वाले अलग, ओसी वाले अलग, इको वाले अलग, अलग अलग टीचर्स होता है ना। तो उसने डिसाइड किया ना कि भाई टोटल 1 to 12 स्टैंडर्ड तक कितने मुझे टीचर्स चाहिए। फिर उन टीचर्स के बाद कोई एक्स्ट्रा प्रॉक्सी के लिए भी एक आध टीचर कोई स्कूल रखते हैं, कि भाई अगर कोई टीचर एब्सेंट हुए तो उस दिन जो है वो प्रॉक्सी में वो टीचर्स आएंगे। फिर सुपरवाइजर्स कितने होंगे उनमें, कि अगर दो शिफ्ट चल रही है मॉर्निंग और इवनिंग, तो सुपरवाइजर मुझे कितने चाहिए। फिर जो है वो छोटा मोटा काम करने के लिए जैसे पियून चाहिए होता है, या कोई मासी चाहिए होते हैं, या दूसरे वर्कर्स चाहिए होते हैं, वो कितने चाहिए। एक प्रिंसिपल चाहिए होगा जो प्रिंसिपल की पोस्ट पर बैठे। तो ट्रस्टी ने सोचा ना कि भाई ये टोटल मुझे कितने लोग चाहिए, और जितने लोग चाहिए वो डिसाइड किया। हर इंसान का क्या क्या काम होगा वो उसने डिसाइड किया। प्रिंसिपल होगा तो उसे ये काम करना है, सुपरवाइजर को ये काम करना है, क्लास टीचर को ये काम करना है, सब्जेक्ट टीचर को ये काम करना है, पीयून को ये काम करना है, बरोबर ना। उसने ये डिसाइड किया, पहले डिसाइड किया कितने लोग चाहिए, फिर डिसाइड किया हर एक का काम क्या क्या होगा, फिर डिसाइड किया कि जो भी पोस्ट पे जो पर्सन को मैं रख रहा हूँ उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। भाई प्रिंसिपल की जॉब के लिए मुझे जिसे रखना है ना, तो उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, भाई कम से कम उसके पास इतनी डिग्री होनी चाहिए। भाई 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उसके पास ये डिग्री होनी चाहिए। भाई 7th स्टैंडर्ड को पढ़ाने वाले टीचर हैं उसके पास कम से कम ये डिग्री होनी चाहिए। पीयून के लिए, सुपरवाइजर के लिए, मासी के लिए, उनके लिए कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसे मैं काम पे रखूंगा। ये भी डिसाइड किया ना उसने।
बरोबर। और उसके बाद फाइनल डिसाइड करना कि भाई इतने लोगों की मुझे ज़रूर है, तो उन लोगों में कौन किसके ऊपर और कौन किसके अंडर में काम करेगा। भाई जैसे जितने भी टीचर्स होंगे तो उन टीचर का एक सुपरवाइज़र होगा, सुपरवाइज़र के अंडर में सब टीचर काम करेंगे और सुपरवाइज़र प्रिंसिपल के अंडर में काम करेगा। टीचर के अंडर में पियून या मासी काम करेंगे, बरोबर। ये एक रिलेशन बनता है ना कि भाई ये इसके अंडर में काम करेगा, ये इसको ऑर्डर देगा या ये इसको अकाउंटेबिलिटी देगा, मतलब जो भी वर्क होगा वो उसे जो है वो सौंपेगा वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तैयार करना ना, उसे ही प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मतलब खाली ये डिसाइड करना कितने लोगों की ज़रूर है, कौन से पोस्ट पे ज़रूर है, उस पोस्ट के लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, और उसके बाद उन लोगों में एक दूसरे के लिए रिलेशन क्या होगा, कौन किसके ऊपर कौन किसके अंडर में काम करेगा, ये सब डिसाइड करना उसे ही ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। और एक पॉइंट मैं पहले ही क्लियर करूं, फिर आगे का पूरा चैप्टर आपके माइंड में बैठेगा कि ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग उन दोनों में बहुत फ़र्क है। कितने सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब लोगों को नौकरी पे रखना, भाई इतने लोगों को नौकरी पे रखना नहीं, नौकरी पे रखना नहीं, भाई उन्हें नौकरी पे रखना वो तो इसके बाद वाला आपका चैप्टर आएगा स्टाफिंग। वो स्टाफिंग कहते हैं कि जब नौकरी पे उनको बुलाना और रखना नौकरी पे, बरोबर ना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब तो अभी खाली प्लानिंग करना है, प्लानिंग का ही एक हिस्सा है ऐसे समझो। ऑर्गेनाइजिंग मतलब तो खाली डिसाइड करना कितने लोगों की ज़रूर है, कौन सी पोस्ट पे ज़रूर है, उस पोस्ट पे उनकी क्वालिफिकेशन क्या, और कौन से जो पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो उनका रिलेशन क्या है, मतलब कौन किसके अंडर में काम कर रहा है वो, ये चीज़ें खाली डिसाइड करना उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। फिर जब ये चीज़ें डिसाइड हो जाए ना, उसके बाद फिर नौकरी के लिए बुलाते हैं, भाई इस पोस्ट के लिए ऐसे इंसान को नौकरी पे रखेंगे, इस पोस्ट के लिए ये इंसान को नौकरी पे रखेंगे। तो नौकरी पे रखना वो तो इसके बाद वाला स्टेप आता है स्टाफिंग, अभी तो सिर्फ डिसाइड करना। समझ आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या। अब उनके बारे में समझे कि जैसे अगर बेसिक समझे ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या, टेक्स्ट बुक के हिसाब से उसका मीनिंग, तो कहते हैं द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल एक्टिवली एंगेज्ड इन अ कॉमन गोल इज ऑर्गेनाइजिंग। मतलब कि कोई बिजनेस का कॉमन गोल, एक ही गोल पूरा करने के लिए जितने भी लोग काम करेंगे बिजनेस में, वो बिजनेस का मेन गोल कंप्लीट करने के लिए काम करेंगे ना। तो बिजनेस का गोल कंप्लीट करने के लिए जो स्ट्रक्चर खाली बनाया जाता है, सिर्फ स्ट्रक्चर, मैंने बताया ना अभी खाली डिसाइड करना, आप स्कूल का ही कॉन्सेप्ट माइंड में रखा करो। भाई ट्रस्टी अभी खाली डिसाइड कर रहा है भाई कितने लोगों की जरूर है, कौन सी पोस्ट पे जरूर है, कौन किसके अंडर में होगा, ये इसका खाली एक स्ट्रक्चर तैयार करना टू एनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिसके हिसाब से उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, भाई उनको जवाबदारी दी जाए, भाई ये टीचर होगा तो उसकी ये जवाबदारी, ये सुपरवाइजर की ये जवाबदारी, प्रिंसिपल की ये अथॉरिटी या ये पावर, बराबर। हर किसी को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच सौंपना टूवर्ड्स द पीपल एक्टिवली एंगेज फॉर कॉमन गोल, कि ये सब लोग मिलकर एक ही गोल के लिए, समझो एक ही स्कूल के मकसद के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा खाली स्ट्रक्चर बनाना उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है, सिंपल मीनिंग, सिंपल कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर किया करो कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार करना, कि जिसमें फिर से वही बोल रहा हूँ, कितने लोग काम करेंगे, कौन सी पोस्ट पे काम करेंगे, उन पोस्ट पे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, और कौन किसके अंडर में काम करेगा, उनके बीच का रिलेशन कैसा होगा, ये चार चीज़ों का खाली स्ट्रक्चर तैयार करना, डिसाइड करना, वो ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अब क्लियर हो रहा है ना। अब ऑर्गेनाइजिंग के बारे में और थोड़ा क्लियर करना हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक से पता करते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक से वही वही पॉइंट, वही कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया जाता है। जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक देखें तो पहला इसका आता है कैरेक्टरिस्टिक, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। सही बात है ना, ऑर्गेनाइजिंग गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। कोई बिजनेस का गोल होगा तो उस गोल के अकॉर्डिंग ही पहले प्लानिंग की जाती है और उस प्लानिंग पर से फिर ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। प्लानिंग पहले करते हैं, भाई ऐसे कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि भाई बिजनेस जो है, बिजनेस में मैनेजमेंट वो बिजनेस का ब्रेन कहलाता है, मैनेजमेंट बिजनेस का ब्रेन कहलाता है, प्लानिंग वो बिजनेस का सोल कहलाता है, सोल, प्लानिंग आत्मा कहलाती है बिजनेस की, और ऑर्गेनाइजिंग वो बिजनेस की बॉडी कहलाती है, बॉडी स्ट्रक्चर। जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हाथ ये काम करेंगे, आंखें ये काम करेगी, नाक ये काम करेगा,
बराबर। उसी तरह से बिजनेस में भी कौन सा इंसान क्या काम करेगा ये डिसाइड करना, उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस का बॉडी स्ट्रक्चर होता है और ऑर्गेनाइजिंग गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। कोई बिजनेस का गोल हो तो उसके हिसाब से डिसाइड करना होगा ना कि यार बिजनेस में ये गोल पूरा करने के लिए कितने काम करने हैं और उन काम करने के लिए कितने लोगों को नौकरी पे रखना होगा। छोटा बिजनेस हो, सिंपल सा काम करना है तो ठीक है, मेरे बिजनेस में तो 5 लोग काम करेंगे ना तो भी मेरे लिए इनफ है, तो उतने लोगों को नौकरी पे रखूंगा, वो ऑर्गेनाइजिंग हुई। बराबर। तो पहले गोल क्लियर होगा, प्लानिंग परफेक्ट होगी, तो उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होती है ना। एंड गोल भी कैसे, बिजनेस का अलग गोल होता है, पूरे बिजनेस का अलग, फिर बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट बनते हैं। आगे के चैप्टर में भी हमने ये समझा था, बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके फंक्शन के हिसाब से। परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल डिपार्टमेंट अलग, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट अलग, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग, हर एक के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट के गोल अलग होते हैं। बराबर ना। पूरे बिजनेस का गोल अलग, एक डिपार्टमेंट का उसके हिसाब से गोल अलग होता है, उनके हिसाब से प्लानिंग अलग की जाती है उस डिपार्टमेंट की। फिर जितने भी वर्कर काम करते हैं ना उनके पर्सनल गोल अलग होते हैं फिर। बराबर। और सभी लोग अपने अपने गोल क्लियर करने के लिए ये फंक्शन करते हैं, ये काम करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग वो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी ही है। मेन गोल को हासिल करने के लिए जो इसमें दिया हुआ है ना, टू एंगेज्ड फॉर कॉमन गोल, कि भाई सभी एक ही गोल को पूरा करने के लिए या अपने अपने गोल को पूरा करने के लिए काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग हुआ। ठीक है। या फिर कहते हैं प्लानिंग बेस्ड है, जो भी मैंने बताया है कि ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग बेस्ड है, कि अगर परफेक्ट प्लानिंग हुई तो उसके ऊपर से परफेक्ट ऑर्गेनाइजिंग होगी। अगर प्लानिंग सही नहीं होगी ना तो ऑर्गेनाइजिंग भी गलत होगी, और अगर ऑर्गेनाइजिंग गलत हो गई तो बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं कि जिनमें परफेक्ट ऑर्गेनाइजिंग नहीं होती, जिसकी वजह से बिजनेस नुकसान में जाते हैं। भाई मेरा काम करने के लिए कितने लोगों की ज़रूर है ये वो डिसाइड ही नहीं करते, सब काम खुद पे ले लेते हैं। बराबर कि भाई ये काम भी मैं करूँगा, ये काम भी मैं करूँगा, दूसरों को नौकरी पे न रखें हम लोग। कितने लोग ऐसे करते हैं, मतलब परफेक्ट ऑर्गेनाइजिंग नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन उनमें नहीं होता कि यार कौन सा काम किससे करवाना है, कैसे करवाना है, जिसकी वजह से जो है वो बिजनेस कितनी बार फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए बिजनेस टोटली, ये ऑर्गेनाइजिंग टोटली प्लानिंग बेस्ड है। पहले बिजनेस में प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, फिर सेकंड फंक्शन पे ऑर्गेनाइजिंग आता है। विदाउट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वेस्ट है। ठीक है। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी यहाँ डेफिनेशन में बताया कि ऑर्गेनाइजिंग में हर एक पर्सन को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कौन सी अथॉरिटी दी जाएगी वो नक्की किया जाता है। डेलीगेशन मतलब सौंपना कहते हैं, भाई उसे सौंपी जाती है। ठीक है। कि जब ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होता है ना कितने लोगों को काम करना है, बिजनेस में कितने लोगों को काम करना है, तो किसकी कितनी जवाबदारी होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाती है। और किसको कितना पावर होगा, कौन सा इंसान कौन सा डिसीजन खुद ले सकता है, कितना पावर होगा ये भी डिसाइड किया जाता है, जिसे अथॉरिटी कहते हैं। जैसे वही स्कूल का एग्जाम्पल ही बताऊं, यही एग्जाम्पल अगर पूरे चैप्टर में याद रखोगे ना तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहेगा आपके स्कूल के हिसाब से। भाई स्कूल में डिसाइड किया इतने टीचर्स चाहिए, उसमें से इतने क्लास टीचर, इतने सब्जेक्ट टीचर, ये सुपरवाइजर, ये प्रिंसिपल, तो सबको उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है ना। भाई क्लास टीचर है तो उसे क्लास का रजिस्टर मेंटेन रखना है। बरोबर कि भाई कौन सा स्टूडेंट कब एब्सेंट था, कब प्रेजेंट था, ये सब चीज़ें जो है वो मेंटेन रखनी है। हर एक टेस्ट में उसके कितने कितने मार्क्स है ये उसे मेंटेन रखने हैं। बराबर, ये उसकी जवाबदारी, ये सब्जेक्ट टीचर की जवाबदारी नहीं होती। सब्जेक्ट टीचर सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है और टेस्ट लेते हैं, है ना, एग्जाम्स लेते हैं बस। क्लास टीचर की जवाबदारी होती है पूरा रजिस्टर मेंटेन रखना, ये उसकी जवाबदारी ना। तो ना सुपरवाइजर की जवाबदारी होती है सबको चेक करना कि सब अपना काम बरोबर कर रहे हैं या नहीं। प्रिंसिपल की जवाबदारी होती है पूरे स्कूल के रिलेटेड जरूरी डिसीजन लेना, तो प्रिंसिपल को उतनी अथॉरिटी भी दी जाती है। अथॉरिटी मतलब पावर भी दिया जाता है। हर इंसान को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसके हिसाब से थोड़ी अथॉरिटी भी मिलती है। जैसे क्लास टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लास को मेंटेन रखना, रजिस्टर मेंटेन रखना, और उसे अथॉरिटी भी दी जाती है क्लास टीचर को कि अपने क्लास के हिसाब से डिसीजन ले, कि अगर कोई स्टूडेंट मस्ती कर रहा है तो वो अपने हिसाब से पनिशमेंट करे, ज़्यादा मस्ती कर रहा है तो प्रिंसिपल तक पहुंचाए, या वो खुद डिसीजन ले सकते हैं कि भाई उसका करना क्या है, ये उसे पावर होता है ना। ठीक है ना। मेन बिजनेस में भी यही होता है, कौन से पर्सन को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितनी अथॉरिटी मिलनी चाहिए ये ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होता है। ओके। देन इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आता है, इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट।
ऑर्गेनाइजिंग कौन करता है और किससे करवाता है, तो वो सब में ह्यूमन ही आता है। ऑर्गेनाइजिंग करने वाला भी ह्यूमन इंसान होता है और ऑर्गेनाइजिंग करवाना भी इंसानों से ही है। मतलब डिसाइड भी यही करते हैं ना कि कौन सा इंसान कहाँ काम करेगा, कितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी होगी। ऑर्गेनाइजिंग के हर एक वर्क में ह्यूमन सेंटर में आता है, इंसान ही सेंटर में आता है। ऑर्गेनाइजिंग मशीनों की नहीं की जाती, इसीलिए कहते हैं कि उसमें ह्यूमन एलिमेंट की इम्पोर्टेंस बहुत है। ठीक है ना, सेंटर में हमेशा ह्यूमन ही रहते हैं उसमें। देन फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ ऑर्गेनाइजिंग फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है कि भाई पहले डिसाइड किया जाता है कौन किसके अंडर में काम करेगा, कितने लोग काम करेंगे, किसको कितनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सब पहले डिसाइड करते हैं। लेकिन ज़रूर पड़ने पर कोई सडन सिचुएशन आ जाए, अचानक कुछ बदल जाए, तो उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग बदलनी भी पड़ती है। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग को फ्लेक्सिबल कहते हैं कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, समय आने पर ज़रूर पड़ने पर उसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप, जो भी मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजिंग में पहले डिसाइड होता है कि कौन से वर्कर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। जैसे मैं स्कूल का एग्जांपल दे रहा था कि कौन किसके अंडर में काम करेगा, भाई सुपरवाइजर के अंडर में टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल के अंडर में हर कोई होगा, बराबर ना, कौन किसके अंडर में होगा, किसके साथ क्या रिलेशन होगा, ये बॉस है, ये उसका वर्कर है, ये उसके कलीग हैं, मतलब साथ में काम करने वाले, ऐसा रिलेशन डिसाइड होता है ना, बराबर ना। भाई एक डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 लोगों में एक हेड होगा, तो ये रिलेशन होगा, भाई ये तुम्हारा बॉस है, उस डिपार्टमेंट का ये बॉस है, वो तुम्हें ऑर्डर देगा। बाकी के सब एक दूसरे के कलीग होंगे, मतलब साथ में काम करने वाले। तो ऑर्गेनाइजिंग से एकदम क्लियर पता चलता है कि उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है, बराबर। ये इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश वो ऑर्गेनाइजिंग में होता है। देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये भी सही बात है। ऑर्गेनाइजिंग के जरिए जो है वो बिजनेस में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हो पाता है और इजीली हो पाता है। जब ऑर्गेनाइजिंग होता है ना, तो ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमेशा चेक किया जाता है कि जिसको जितना काम सौंपा है, जिसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अथॉरिटी दी है, क्या वो उसके हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी एक्शन लिए जाते हैं, बराबर ना। ऑर्गेनाइजिंग से ही तो डिसाइड होता है ना कि भाई किसके ऊपर कितना कंट्रोल रखना है, बराबर। कि अगर कोई टीचर को काम सौंपा है, भाई तुम्हें इतना काम पूरा करना है, सुपरवाइजर ने काम सौंपा है टीचर को कि भाई तुम्हें स्कूल में इतना काम जो है वो रोज का पूरा करना है, अगर वो काम कर रहा है तो ओके ठीक है। अगर वो टीचर काम कर रहे हैं तो ठीक है ना, फिर उसके ऊपर तो बर्डन नहीं दे सकते ना कि तुमने ये काम एक्स्ट्रा काम क्यों नहीं किया, उसे उतना ही काम सौंपा गया था, बराबर। लेकिन अगर वो उतना काम नहीं कर रहे हैं, उसे सौंपा हुआ काम वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करना पड़ता है ना, कि भाई तुम जो है वो इतना काम नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए फिर ज़रूरी एक्शंस लेने होते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी होता है। देन ग्रुप एक्टिविटी, ये भी क्लियर बात है कि ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटी है। एक इंसान की ऑर्गेनाइजिंग नहीं की जाती, मालिक अकेला ही सब कुछ काम करे, खुद ही संभालता हो, तो वो ऑर्गेनाइजिंग क्या, उसमें ज़रूर क्या ऑर्गेनाइजिंग की। अगर कोई बिजनेस में वो अकेला ही सब काम संभाल रहा है, सब चीज़ें परचेज करना, सेल करना, अकाउंट लिखना, एडवर्टाइजमेंट करना, सब कुछ वो अकेला ही कर रहा है, तो उसमें ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरी नहीं है ना। ऑर्गेनाइजिंग हमेशा ग्रुप एक्टिविटी होती है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, तभी तो वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग कहलाई ना। ठीक है ना, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग एक तरह की ग्रुप एक्टिविटी है। एंड कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग से एक कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनता है, ये भी बात सही है। ऑर्गेनाइजिंग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर चार्ट बनाया जाता है कि देखो ये बॉस है, उसके अंडर में ये इंसान काम करता है, उसके अंडर में ये इंसान या ये लोग काम करते हैं, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और ये कंट्रोल स्ट्रक्चर हुआ, फिक्स है, ये इसके अंडर में होगा, ये इसके अंडर में होगा, तो जिसकी वजह से हर एक इंसान फिर उसके अकॉर्डिंग काम करता है। कोई भी अपने पावर का या अपनी पोस्ट का मिसयूज नहीं करता, बराबर ना, कि भाई वो इस पोस्ट पे है तो वो उसका गलत यूज ना करे, ये भी ध्यान दिया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में, बराबर ना। या उसके अंडर में ये काम कर रहा है तो वो उसके अंडर में ही रहे, कहीं उससे ऊपर जाने की कोशिश ना करे, मतलब कि भाई वो जो है वो उससे मिसबिहेव ना करे, वो जो डिसीजन दे रहा है या वो जो ऑर्डर दे रहा है वो उसे मानना है, वो जो ऑर्डर दे रहा है वो उसके अंडर वालों को मानना है, बरोबर ना। तो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो बिजनेस में तैयार होता है, और अगर ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो ना, तो बिजनेस में कभी भी जो है वो कोई भी ऐसे समझो कि भाई झगड़ा नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती, बिजनेस में हारमोनी बनी रहती है, शांति बनी रहती है। क्योंकि अगर प्री डिसाइडेड हो
पहले ही डिसाइड हो ये इसके अंडर में काम कर रहा है, ये इसके लिए काम कर रहा है, तो बात ही खत्म। बराबर ना, दोनों जो है वो आराम से यही माइंड लेकर काम करेंगे कि हाँ भाई वो जो ऑर्डर देंगे उसके हिसाब से मुझे काम करना है। ठीक है, इसलिए एक कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार होता है ऑर्गेनाइजिंग की वजह से। हो रहा है क्लियर? तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये माइंड में क्लियर हो रहा है ना? बराबर ना। अब जैसे ऑर्गेनाइजिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे ना, अब एक पॉइंट आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस, स्टेप फॉर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। भाई ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या स्टेप करना पड़ता है, ये मैंने आगे के चैप्टर में भी बोला था। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन आएंगे ना, इससे पहले वाले चैप्टर में प्लानिंग देखा, ये ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, आगे जो भी चैप्टर्स होंगे हर चैप्टर में पर्टिकुलर उसकी प्रोसेस दी गई होगी। आगे प्लानिंग की प्रोसेस भी समझी थी कि भाई प्लानिंग कैसे किया जा सकता है, बराबर ना। अब जो है वो ये ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है कि ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पर जब भी प्रोसेस हो ना, तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ही लिखा करो, बरोबर ना, स्टेप बाय स्टेप ही लिखा करो, उसे आगे पीछे नहीं लिखा जाता। अब कैरेक्टरिस्टिक कभी आंसर में लिखो तो आगे पीछे लिखो चलेगा, ये पहले लिखो ये बाद में लिखो वो ठीक है, लेकिन प्रोसेस आगे पीछे नहीं। जब प्रोसेस लिखते हो तो वो स्टेप बाय स्टेप ही, तभी तो वो प्रोसेस हुई ना, नहीं तो वो तो खाली पॉइंट्स हो गए। फिर आ रहा है ना ध्यान? तो अगर प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करें ना भाई, ऑर्गेनाइजिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो भाई सबसे पहली प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप आता है क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सीधी सी बात है, अगर स्टेप बाय स्टेप याद रखो तो ये पहला स्टेप यही आना चाहिए, क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। भाई बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पहले वो क्लैरिफाई करो। बिजनेस का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, वो क्लियर करो। गोल के हिसाब से प्लानिंग करो और फिर प्लानिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग होती है। तो इसलिए पहले गोल क्लियर होना ज़रूरी है। और गोल भी कैसे, बिजनेस का पूरा गोल है वो क्लियर होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट का क्या क्या गोल है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब एक मेन गोल के अंडर में जो सब गोल्स होते हैं, उसके छोटे गोल्स होते हैं, वो भी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर गोल क्लियर नहीं होंगे ना, तो आगे कौन सा काम कौन करेगा वो पता ही नहीं चलेगा। भाई ये गोल हमें है, भाई इतना लक्ष्य हमें साल में पूरा करना है, तो उसके लिए मुझे इतने लोगों की ज़रूर है, तो मैं उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग करूँगा ना। भाई इतने लोगों की ज़रूर पड़ेगी मुझे, तो इसके हिसाब से इतने लोगों को आगे स्टाफिंग में नौकरी पे रखेंगे। लेकिन अगर नौ ये गोल ही क्लियर ना होगा, गोल ही क्लियर ना होगा तो पता कैसे चलेगा कौन सा काम किसको करना है, कितने लोगों की ज़रूर है। कि बिजनेस में 2 लोगों से भी काम हो जाएगा कि भाई 20 लोग चाहिए हमें। ठीक है, ये गोल क्लियर होगा तो ही पता चलेगा ना हमें। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग में पहला ही स्टेप आता है क्लैरिफिकेशन ऑफ गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स। फिर सेकंड स्टेप आता है लिस्ट ऑफ फंक्शंस, ये सबसे जरूरी है फंक्शन इसका, या सबसे जरूरी स्टेप। गोल क्लियर हो जाए ना अच्छी तरह से, फिर फंक्शंस की लिस्ट बनाई जाती है कि भाई कोई भी बिजनेस के लिए कितने फंक्शंस करने हैं, मतलब कौन से और कितने काम करने हैं, बराबर। ये लिस्ट बहुत ध्यान से बनाई जाती है, क्योंकि अगर ये स्टेप में मिस्टेक हुई तो आगे ऑर्गेनाइजिंग होगी ही नहीं, बराबर। लिस्ट ऑफ फंक्शंस बनाते वक्त कोई भी फंक्शन छूट न जाए, कोई भी फंक्शन रिपीट ना हो, ये खास ध्यान दिया जाता है। सभी कामों की लिस्ट बनाई जाती है। जैसे मैं स्कूल का ही आपको एग्जाम्पल दे रहा था ना, स्कूल का ही एग्जाम्पल दे रहा था, तो उसमें छोटे छोटे काम से लेकर बड़े बड़े काम तक जितने भी काम होते हैं ना, उसकी पहले एक लिस्ट बनाई जाती है। भाई स्कूल में जो है वो इतने सारे क्लासरूम्स हैं, तो हर क्लासरूम के पहले तो साफ सफाई कौन करेगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, उसके लिए कोई चाहिए होगा हमें, बराबर ना। ये फंक्शंस की लिस्ट है ना। फिर जो है वो क्लास को हैंडल करना है, रजिस्टर बनाना है, अगर कोई टीचर नहीं है तो उसके लिए प्रॉक्सी के लिए काम करना है, रोज सुबह आकर स्कूल का गेट खोलना है, भाई वो प्रिंसिपल आकर खोलेगा कि कोई पियून आकर खोलेगा, कि बाहर जो है वो पूरा दिन 24 घंटे एक वॉचमैन रखना है कि नहीं रखना है। कितने छोटे छोटे काम होते हैं उसमें, बरोबर ना। कि भाई जो है वो सुपरवाइजिंग कौन करेगा, या भाई सुपरवाइजिंग का काम करना है कि नहीं करना है, बरोबर। कि अगर बाय चांस कभी सुपरवाइजर जो है वो मिस हुआ, या तो फिर उसे बीमार है, वो 5 दिन नहीं आ रहा है, तो सुपरवाइजिंग कौन करेगा। ऐसे हर छोटे छोटे फंक्शंस की पहले एक लिस्ट बनाई जाती है। ये तो मैं ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ जो कॉमन फंक्शंस हैं। बाकी जब हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं। ये स्कूल के अलावा नॉर्मल बिजनेस की भी बात करें तो भाई परचेस कौन करेगा, सेल कौन करेगा, बराबर। कि भाई रोज सुबह जो है वो पूरी शॉप में झाड़ू पोछा कौन लगाएगा, होते हैं ना ये छोटे छोटे फंक्शंस भी तो होते हैं। साफ सफाई कौन करेगा, कि अगर इतना सारा सामान है रोज डस्टिंग करनी पड़ती है, या फिर रोज जो है वो दूसरे भाई बैंक जाना है तो बैंक का काम कौन करेगा।
एडवर्टाइजमेंट करनी है वो कौन करेगा, अकाउंट कौन लिखेगा, कितने सारे फंक्शंस होते हैं उसमें। तो हर छोटे छोटे फंक्शन की लिस्ट बनानी ज़रूरी है, और लिस्ट बनाते वक्त तो फिर से बोल रहा हूँ क्लियर कट होना चाहिए, ना कोई फंक्शन छूट जाए, ना कोई फंक्शन रिपीट हो, ठीक है ना, छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन छूट गया और आगे फिर जो पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर, ठीक है ना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए फंक्शंस की लिस्ट बना देना। देन डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शंस, फिर फंक्शंस को डिवाइड कर देना, फिर फंक्शंस को क्या कर देना, डिवाइड कर देना, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना। जैसे बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में ये सब फंक्शन है ना भाई, ये फंक्शन परचेज डिपार्टमेंट के लोग करेंगे। भाई बिजनेस में लिस्ट बनाई मैंने, 100 काम आए, 100 लिस्ट बनी, बराबर ना, 100 फंक्शंस की। भाई ये जो 10 फंक्शन है ना वो परचेज डिपार्टमेंट के लोग करेंगे, ये जो बाकी के 10 है ना वो सेल डिपार्टमेंट के लोग करेंगे, ये जो बाकी के 15 है वो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के लोग करेंगे, कुछ जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट के लोग करेंगे, बराबर। तो जितने भी फंक्शंस हैं उनका फिर डिपार्टमेंटेशन करना, उसे पार्टीशन कर देना, अलग अलग भाग में डिवाइड कर देना। कितनी बार कोई बिजनेस अगर बड़ा हो, पूरी कंट्री वाइज बिजनेस करना है, कोई कोई बड़ी कंपनी होती है ना जो अपनी सेलिंग पूरी कंट्री में कर रहे हैं, तो फिर कंट्री वाइज जो है वो अलग अलग जोन में डिवाइड कर देते हैं। भाई ये साउथ वेस्ट ईस्ट और नॉर्थ, बराबर, ये जो है वो 4 जोन तैयार कर दिए जाते हैं, क्या भाई इस जोन में मतलब भाई ईस्ट इंडिया में ये फंक्शंस होंगे, ये काम इतने लोग करेंगे, वेस्ट इंडिया में ये काम इतने लोग करेंगे, बराबर। तो जितने भी फंक्शंस हैं वो जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना, कि जिससे फिर क्लियर हो जाए कौन से फंक्शंस कौन कौन करेगा, तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी ना भाई, ये फंक्शंस इसको ही करना है, फिर उसके हिसाब से मैनेजमेंट हो पाएगा, बरोबर, ठीक है। तो डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शंस ये जब क्लियर हो जाए, देन डिटरमाइन डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटीज, फिर ये डिसाइड करना कि डिटरमाइन डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटीज। भाई जैसे डिसाइड हो गया भाई ये फंक्शंस इतने जो है वो लोग करेंगे या ये डिपार्टमेंट करेंगे। अब सपोज कोई 10 फंक्शन थे, वो 10 फंक्शन डिसाइड किया परचेज डिपार्टमेंट के लोग करेंगे, तो परचेज डिपार्टमेंट के लोग करेंगे, फिर ये डिसाइड करना कि परचेज डिपार्टमेंट में ये 10 काम करने हैं ना, तो उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बराबर ना। ये 10 काम करने के लिए 2 लोग इनफ हैं कि 5 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और उनकी पोजीशन क्या होगी कि उन 5 लोगों में से कौन हेड बनेगा, उसकी एबिलिटी क्या होगी, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होगी, कि अगर परचेज डिपार्टमेंट में मुझे 5 लोगों को नौकरी पे रखना है तो कम से कम भाई उनका बीकॉम पूरा होना चाहिए, या फिर उन्हें जो है वो कम से कम इतनी डिग्री होनी चाहिए, जो भी हो डिग्री, बराबर, ये सब डिसाइड करना ना। फिर ये 10 काम मैंने एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को सौंपा है, तो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में ये 10 काम करने के लिए वहाँ पे कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वो डिपार्टमेंटल पोजीशन नक्की करना कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में ये 10 काम करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, फिर उनकी पोजीशन क्या होगी, भाई अगर 5 लोगों की उसमें भी ज़रूरत है तो 5 में से कितने हेड होंगे, कौन किसके अंडर में काम करेगा, ये पोजीशन और एबिलिटी भी। भाई उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, भाई जैसे परचेज डिपार्टमेंट है उनका कम से कम बीकॉम पूरा होना चाहिए, तो जो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में काम करेंगे ना भाई उसे कम से कम जो है वो बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, बराबर ना, ये जो है वो बैचलर इन मास कम्युनिकेशन BMA ये जो है वो किया जाता है, या BMC कहते हैं उसे, भाई इतनी डिग्री उसके पास होनी चाहिए। ये रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि भाई एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उसके पास ये डिग्री तो कम से कम होनी ही चाहिए, ये सब डिसाइड किया जाता है ना, बराबर ना। तो जब फंक्शंस का डिपार्टमेंटेशन हो जाए तो फिर ये किया जाता है कि डिटरमिनाइन डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटीज़, हर डिपार्टमेंट में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी पोजीशन क्या और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जब ये पहले डिसाइड करेंगे फिर आगे उसको नौकरी पे रख पाएंगे ना, क्या भाई उसके पास इतनी डिग्री है तो उसको ये डिपार्टमेंट में रखेंगे, इसके पास ये डिग्री है तो उसको ये डिपार्टमेंट में रखेंगे, बराबर ना, उसके हिसाब से उसको फिर जो है वो क्लासिफिकेशन करेंगे ना, जो हम 5th चैप्टर में आगे के चैप्टर में सीखेंगे। यहाँ तो खाली डिसाइड करना। जब ये डिसाइड हो जाए देन डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उनकी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नक्की करना कि जो समझो परचेज डिपार्टमेंट में जो 5 लोगों को नौकरी पर रखने वाले हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उनकी जवाबदारी क्या होगी, उन्हें कौन कौन से काम पूरे करने होंगे, कितनी जवाबदारी होगी, और साथ में उनको कितनी अथॉरिटी दी जाएगी, कितना पावर दिया जाएगा। पावर मतलब कि वो कौन कौन से डिसीजन खुद ले सकते हैं, कि भाई इतने डिसीजन वो खुद लेंगे, या भाई उन्हें बॉस से पूछना पड़ेगा,
ये पावर भी तो पर्टिकुलर दिया जाता है ना, बराबर ना। भाई एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में भी 5 लोग काम कर रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उन्हें कितने काम करने होंगे, जवाबदारी क्या है उनकी, और उनका पावर क्या, कौन से डिसीजन वो खुद लेंगे या कौन से डिसीजन वो बॉस से पूछ के लेंगे फिर, ठीक है, ये सब डिसाइड करना। ये नेक्स्ट स्टेप में आता है कि डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप, फिर वही जो मैंने पहले बताया कि इंटर रिलेशनशिप तैयार करना, एस्टैब्लिश करना, जो मैंने यहाँ कैरेक्टरिस्टिक में भी बताया कि भाई कौन किसके अंडर में होगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका वर्कर होगा, कौन किसके लिए जवाबदार होगा, वो रिलेशन बनाना कि भाई ये बॉस है, ये कलीग होंगे हमारे, बराबर ना, भाई हमें इनके अंडर में काम करना है, वो ऑर्डर देगा तो हमें सुनना है या हमें साथ में मिलकर काम करना है कलीग की तरह। इन शॉर्ट उन सब के बीच में रिलेशन कैसा होगा, जो मैं स्कूल का एग्जांपल भी दे रहा था, वो प्रिंसिपल है, वो सुपरवाइजर है, उसके अंडर में टीचर है, उसके अंडर में पियून मासी या जो कोई भी हो वो है, बराबर। तो ये एक रिलेशनशिप नक्की करना ना, कौन किसके अंडर में है, ये रिलेशनशिप नक्की करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब नक्की होता है ना भाई ये बॉस है, जब नक्की किया जाए, मुझे बोला जाए कि भाई देखो ये तुम्हारा बॉस है और इसके अंडर में तुम्हें काम करना है, ऐसा रिलेशन बनाया गया, तो मुझे चुपचाप जो बॉस ऑर्डर दे वो मुझे मानना है, बराबर ना, क्योंकि मेरा काम ही यही है, वो बॉस है तो उसके हिसाब से ऑर्डर मुझे मानना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अगर ये रिलेशनशिप ना हो, कहा ही ना जाए कि नहीं ये तुम्हारा बॉस है और वो कोई ऑर्डर दे, तो हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है, हम कभी मानेंगे ही नहीं, सीधा कहेंगे भाई तुम कौन के भाई तुम मुझे ऑर्डर क्यों दे रहे हो, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, सही बात है ना, बरोबर ना। तो जब रिलेशन हो ना तो बिजनेस में झगड़े नहीं होते, पहले ही अगर नक्की किया जाए ये इसके अंडर में काम करेगा तो हार्मनी बनी रहती है, शांति बनी रहती है, ठीक है, वो काम स्मूथली चलता है, नहीं तो बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, मतलब कि परेशानियां क्रिएट होती है, झगड़े होते हैं फिर। तो इसलिए इंटर रिलेशनशिप डिसाइड कर लेना एंड फाइनली प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, एक चार्ट तैयार करना। हर बिजनेस में जो प्रॉपर बिजनेस चलते हैं तो उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ज़रूर होता है, छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारे आसपास छोटी छोटी दुकानें होती हैं वो लोग ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते, बड़ी कंपनियों में वो फिक्स ऑर्गेनाइजिंग करके ये पूरा वर्क करके और ऐसा चार्ट बनाते हैं, जैसे स्कूल में बना हुआ होगा। आपके स्कूल के टीचर्स को कभी बोलना कि हमारे स्कूल का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक बार दिखाओ, आप स्कूल के टीचर को बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो कि भाई आप सिर्फ ट्रस्टी से लेकर उसका एक फ़ोटो दिखाओ या उसकी एक जेरोक्स दिखाओ, कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऐसे होता है कि जिसमें एक चार्ट की तरह, जैसे आप लोगों ने कितनी बार वो कुछ फोटोज़ में देखे होंगे ना भाई, घर पे पता है फैमिली ट्री बनाते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट खाली बता रहा हूँ, वो बनाते हैं ना घर पे फैमिली ट्री, घर में हेड ये हैं, उनके ये 2 बेटे हैं, उनके फिर ये बेटे हैं, ऐसा नहीं ट्री बनाई जाती है, वैसे बिजनेस में भी ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया जाता है कि भाई ये ट्रस्टी है, उसके अंडर में ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंडर में 2 सुपरवाइज़र हैं, उसके अंडर में जो है वो इतने टीचर्स हैं, ये मॉर्निंग बैच वाले टीचर, ये इवनिंग बैच वाले टीचर, उनके अंडर में इतने दूसरे सब टीचर या सब्जेक्ट टीचर हैं, ठीक है, ऐसा एक परफेक्ट चार्ट होता है। कभी आप अपनी स्कूल के टीचर को बोलना कि भाई हमें ऐसा एक चार्ट दिखाओ हमारे स्कूल का, आपको सच में जो है वो क्लियर पता चलेगा कि भाई हाँ कैसा चार्ट बनता है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का आखिरी फंक्शन आता है परफेक्ट चार्ट बनाना। तो जब चार्ट पूरा बन जाए तो क्लियर हो जाएगा ना हमारे बिजनेस के लिए कि हाँ भाई इतने लोगों की ज़रूर है और जो है वो ये इसके अंडर में होगा, इनका ये रिलेशन होगा, ये सब उस चार्ट से क्लियर हो जाता है। बिजनेस में भाई मेन जो है वो ये ऑनर हुआ, उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके अंदर मैनेजर है, मैनेजर के अंदर सब डिपार्टमेंट हैं, परचेज सेल एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर इतने इतने लोग काम करते हैं, ऐसा एक चार्ट हो जाएगा ना। फिर पता है इसी चार्ट के हिसाब से फिर उनको नौकरी पे रखा जाता है, जो 5th चैप्टर में आएंगे ऐसे पॉइंट्स आपको, बराबर। जब चार्ट डिसाइड हो जाए तो पता चल जाएगा ना हमें बिजनेस में इतने लोगों की ज़रूर है, फिर उसके हिसाब से नौकरी पे रखा जाता है कि हाँ भाई बिजनेस में इतने लोग काम करेंगे। पूरा क्लियर आ रहा है ना ध्यान। तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या वो समझ में आया ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनकी प्रोसेस वो हमने देखी। अब जो ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड दूसरे पॉइंट्स हैं, आगे के जो कुछ कॉन्सेप्ट होंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।